हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास के अंतर्गत कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जितने भी बालक के विकास के सिद्धांत हैं, उनमें से कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे अलग सिद्धांत है, क्योंकि कॉलबर्ग ने कुछ कहानियों के आधार पर अपना नैतिकता के विकास का सिद्धांत बनाया है। इसलिए यह सिद्धांत दूसरे सिद्धांतों से अलग है और बहुत ही सरल सिद्धांत है, बहुत छोटा सिद्धांत है, जो आपको एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आधुनिक युग में कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्व बताया है। कॉलबर्ग से पूर्व किसी ने भी इतना विस्तृत नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। कॉलबर्ग का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु पियाजे के सिद्धांत से अधिक व्यापक है। इस सिद्धांत में कॉलबर्ग ने सामाजिक संबंधों के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण के विकास पर बल दिया है। इनका मानना है कि व्यक्ति का नैतिक विकास ज्ञानात्मक विकास से घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित होता है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और उनके 6 चरण बताए हैं। लॉरेंज कॉलबर्ग का सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है, इसलिए इसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। नैतिकता या मोरलिटी यह एक संप्रत्यय है जिसमें व्यक्ति सही एवं गलत में अंतर करना समझता है। देखिए, नैतिकता सही और गलत में भेद करना है। व्यक्ति के अंदर सही करने की प्रेरणा प्राप्त करना, यही नैतिकता है। तो इनका पूरा सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। इसमें व्यक्ति सत्य एवं असत्य की परिभाषा स्वयं के लिए स्थापित करता है। सत्य और असत्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें समझने के लिए कॉलबर्ग ने बहुत सारी नैतिक कहानियां बताई हैं, जिसमें व्यक्ति दुविधा की स्थिति का सामना करता है कि वह कौन से रास्ते का चुनाव करे जो उसका तथा उसके अपनों का भला कर सके। यानी व्यक्ति के सामने एक से अधिक रास्ते होंगे, जिसमें उसे ऐसे रास्ते का चयन करना होगा जो उसका भी भला कर सके और उसके अपने साथियों का भी भला कर सके। कॉलबर्ग ने नैतिकता के 2 पक्षों पर महत्व दिया है। देखिए, इन्होंने नैतिकता के 2 पक्ष बताए हैं। पहला पक्ष है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा बताई है उन्होंने मोरल डायलेमा, और दूसरा बताया नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग। इन 2 चीज़ों के आधार पर इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया है। तो नैतिक दुविधा क्या है ये बताते हैं। मोरल डायलेमा, जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक रास्ते हों और उसे अपने लिए एक सटीक रास्ते का चयन करना हो। तो कॉलबर्ग की एक बहुत पुरानी कहानी थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉलबर्ग ने अपना जो सिद्धांत है वो बहुत सारी कहानियों के आधार पर दिया है। तो कॉलबर्ग की एक सबसे पुरानी कहानी थी, उसमें वो और अधिक स्पष्ट रूप से वो नैतिक दुविधा को बताएगा। तो इनकी जो कहानी थी वो थी हेंज डायलेमा। हेंज एक व्यक्ति है जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी में हेंज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। जिस दवा से उसकी जान बचेगी वह दवा बहुत कीमती है, जिसे खरीदने के लिए हेंज के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इस समय हेंज के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे या चोरी करके दवा ले आए। यही नैतिक दुविधा की स्थिति है जो मोरल डायलेमा उसके सामने है। या तो वो चोरी करे या अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। यानी डायलेमा की स्थिति वो सिचुएशन है जब व्यक्ति के सामने 2 रास्ते हैं और उसमें से उसे सही रास्ते का चुनाव करना है अपने लिए। तो इसमें हेंज क्या करता है कि इस स्थिति में वो अगले दिन दुकान पर जाता है और उस दवा की चोरी करके ले आता है और अपनी पत्नी को खिला देता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे तो है नहीं है। तो उसने दूसरे रास्ते का चयन किया जिसमें कि उसे दवा की चोरी करके अपनी पत्नी को दे दी। अब देखिए, जब उसने दवा की चोरी करके पत्नी को दवा खिला दी और उसकी जान बचा ली, तो समाज में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के मत वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे प्रश्न आते हैं जो समाज के
लोगों के मन में आते हैं। पहला है कि हेंज को दवा नहीं चुराना थी क्योंकि यह समाज के नियमों का उल्लंघन है। कुछ लोग कुछ भी हो जाए समाज के नियमों को नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यही पक्ष लेंगे कि हेंज को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक नियमों के विरुद्ध है। दूसरा है, हेंज को दवा पत्नी को देकर वापस सजा पाने के लिए दुकानदार के पास जाना चाहिए। समाज का एक पक्ष है जो इस पक्ष में जा रहा है कि वो पत्नी को दवा देकर वो दुकानदार के पास जाए, जिससे कि जो भी सज़ा वो निर्धारित करेगा दुकानदार, उसे हेंज को मानना चाहिए। अब तीसरा समाज का पक्ष ये होगा कि हेंज ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि दुकानदार उस दवा का अधिक मूल्य लगा रहा है और चोरी करके हेंज ने कोई गलती नहीं की है जो वह स्वयं को कानून के हवाले करे। तो समाज का एक पक्ष ऐसा होगा जिसका मत तीसरे पक्ष में जाएगा। तो तीनों पक्षों में प्रत्येक व्यक्ति इन तर्कों के आधार पर अपना निर्णय देंगे। तो जिस आधार पर वो अपना निर्णय देंगे वो है मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क। तो दूसरा है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में यह बताया गया है कि व्यक्ति नैतिक दुविधा या मोरल डायलेमा में अपना निर्णय किस आधार पर लेगा, अर्थात दुविधा की स्थिति में व्यक्ति सही और गलत का निर्णय जिस तर्क के आधार पर लेते हैं वो मोरल रीजनिंग है। देखिए, कोलबर्ग ने नैतिकता के दो भाग बताए थे। पहला बताया था मोरल डायलेमा, जिसमें उसने कहानियों के आधार पर एक दुविधा की स्थिति क्रिएट की थी और जिस स्थिति में वो अपना निर्णय ले रहा है कार्य करने का वो उसका मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्क, जिसके आधार पर वो सही और गलत में निर्णय लेता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेज की। जो नैतिक विकास के अवस्थाएं बताई हैं कोलबर्ग ने, तो वो 3 चरण में बताई हैं। 3 चरण में 6 अवस्थाएं हैं, तो हम उनको देखते हैं। स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग के अनुसार पहला है पूर्व परंपरागत चरण या प्री कन्वेंशनल लेवल। इसे कोलबर्ग ने डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म कहा है, अर्थात परंपरा से पूर्व वाला चरण। पूर्व परंपरागत है तो परंपरा से पूर्व वाला चरण होगा, पूर्व वाला। इसमें नैतिकता शून्य होती है क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है, उसे सही गलत का अंतर नहीं पता है, इसलिए नैतिक शून्यता की अवस्था होती है, वो शून्य की अवस्था। इसके 2 भाग हैं। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञाकारिता। इसमें बालक नैतिकता का पालन सिर्फ दंड से बचने के लिए करेंगे, पनिशमेंट से बचने के लिए करेंगे। और दूसरा है परतंत्रात्मक नैतिकता। इसका नाम परतंत्रात्मक नैतिकता से भी आ जाएगा और दंड एवं आज्ञाकारिता से भी आ जाएगा। तो इस अवस्था में बालक आज्ञाकारिता एवं दंड के डर से, ये भर नहीं है, डर है, ये डर से उचित आचरण के प्रति उन्मुख होगा। इस अवस्था में बालकों का दृष्टिकोण आत्मकेंद्रित होता है। समाज के नियमों का पालन बच्चा सजा से बचने के लिए करता है। जैसे कि कहा है, इसका नाम है दंड एवं आज्ञाकारिता। जो आज्ञाकारिता बच्चा दिखा रहा है वो सजा से बचने के लिए है। ठीक है, तो इसका ये पहला पार्ट था। अब दूसरा है, इसका दूसरी अवस्था है इंडिविजुअलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड्स, यानी व्यक्तिवाद, कारणवाद और विनिमय। देखिए, इस अवस्था को टिट फॉर टैट की अवस्था कहा जाता है, यानी जैसे के साथ तैसा व्यवहार। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह भी उसके साथ व्यवहार वैसा ही करता है। अगर क्लास में बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है तो अगर उसकी वो बुक फाड़ देता है या उसे थप्पड़ मार देता है तो दूसरा बच्चा भी उसे थप्पड़ मार देगा, या एक ने किताब फाड़ दी तो दूसरा भी उसकी किताब फाड़ देगा। तो ये टिट फॉर टैट की अवस्था होती है, जैसे को तैसा वाली अवस्था होती है। बालक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वो उसके साथ कर रहा है। तो बालक के लिए वही नैतिक कार्य है जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, और ये बराबर लेन देन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक को वही उचित लगता है जो न्याय संगत होता है, उसकी नज़र में न्याय संगत। ठीक है,
इसमें बराबर का सौदा होता है और आनंद ही उसके व्यवहार का जन्मदाता होता है। वह वही करता है जो करने में उसे खुशी मिलती है। जैसे को तैसा कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, जैसा उसके साथ हुआ ऐसा उसने उसके साथ दूसरे बच्चे के साथ कर दिया। ठीक है, तो ये टिट फॉर टैट की अवस्था है। तो ये पहली प्री कन्वेंशनल एज थी। प्री कन्वेंशनल एज को हम बात करते हैं, ये अवस्था होती है शैशवावस्था और प्री चाइल्डहुड एज की हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। दूसरा है परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल की तुलना आप चाइल्डहुड एज से कर सकते हैं, बाल्यावस्था से कर सकते हैं। इसको कॉलबर्ग ने मोरल रियलिज्म की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक परिवार वालों तथा साथियों की आशाओं की पूर्ति करने लगते हैं और उनकी आशाओं को उचित सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यानी बालक वही करता है जो लोग उससे उम्मीद करते हैं। समाज के जो नियम बनाए होते हैं उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। समाज एवं सत्ता की अपेक्षाओं और नियमों को बनाए रखते हैं। जो भी नियम है उनका पालन करते हैं, वही करते हैं जो समाज के नियमों के अनुकूल है। इस स्तर की दो अवस्थाएं हैं। कन्वेंशनल लेवल के भी दो चरण हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल की थिंकिंग होती है बच्चे की। वो दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छा कार्य करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध, इसमें बच्चा अच्छा दिखने के लिए समाज अनुकूल व्यवहार करते हैं और इसी तरह से अच्छा बनने के चक्कर में, दूसरे को अच्छा दिखाने के चक्कर में बच्चे नैतिक और अपेक्षित समाज से समायोजित व्यवहार करना सीख जाते हैं। समाज के अनुकूल व्यवहार करना बालक इसी अच्छा बनने को दिखाने के लिए जो व्यवहार करते हैं उससे सीख जाते हैं। इस अवस्था में वे अपने व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा दूसरों की भावनाओं, सहमति, आशाओं एवं अपेक्षाओं की उनमें प्रधानता रहती है, क्योंकि वो किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं अपना सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, और आगे चल के धीरे धीरे यही उनके व्यवहार का अंग बन जाता है। तो ये था हमारा अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इसका दूसरा पार्ट है मेंटेन द सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर की इसे एज भी कहते हैं। सामाजिक नियम एवं व्यवस्था निर्धारण की अवस्था। तो इस अवस्था में बालक समाज के बनाए हुए नियमों का पालन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि स्वयं की आंतरिक प्रेरणा से करते हैं। वह ऐसे दृष्टिकोण अपनाता है जो लोगों के कर्तव्यों एवं नियमों को स्थापित करता है। देखिए, पहले वाली अवस्था में क्या कर रहा था बालक, अंतर्वैयक्तिक संबंध में वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा आचरण कर रहा था और धीरे धीरे वो उनके व्यवहार में आ जाएगा। और मेंटेन द सोशल ऑर्डर में वो इन चीज़ों को सिर्फ अपनी आंतरिक प्रेरणा से कर रहा है। जिन चीज़ों को उसने सीखा था वो उसके व्यवहार का अंग बन जाता है और वो अपनी आंतरिक प्रेरणा से नैतिक व्यवहार करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब तीसरी अवस्था है इनके नैतिक विकास की, जो है उत्तर परंपरागत अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तीसरी अवस्था, तीसरा चरण है। इस चरण के भी दो भाग होंगे। तो इस चरण में क्या चीज़ें हैं वो बताती हूँ कि यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ किशोर बालक बालिका जीवन के नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नैतिक विकास के इस स्तर पर कुछ ही व्यक्ति पहुँच पाते हैं। इस स्तर की दो अवस्थाएं हैं। देखिए, जैसा कि हमने देखा था, पहली अवस्था को हमने शैशवावस्था और प्री चाइल्डहुड अवस्था से समानता उसमें दिखाई। दूसरे के कन्वेंशनल स्टेज को हमने कहा था कि ये चाइल्डहुड एज है, और ये तीसरी अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसे हम किशोरावस्था या उसके बाद की अवस्था मान सकते हैं। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक इस स्तर पर पहुंच जाता है कि उन्हीं नैतिक सिद्धांतों को अपने जीवन का अंग बना लेता है। और इस स्तर पर बालक की दो अवस्थाएं हैं, वो दो अवस्थाएं हैं। देखिए, हर स्तर पर दो अवस्थाएं बताई हैं, तो इसमें भी दो अवस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे। और इसको कॉलबर्ग ने मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन कहा है। इस अवस्था का मोरलिटी ऑफ
कोऑपरेशन स्टेज। ये हमने ऊपर यहाँ पर लिख रखा है, मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन स्टेज। ठीक है, अब इसमें पहला अवस्था है इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। इस स्तर पर समाज के नियमों के बारे में पुनर्विचार किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनमें सुधार किया जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिन्हें समय समय पर परिवर्तित करने की भी आवश्यकता होती है। संविधान में भी इसी प्रकार से संशोधन होते रहते हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उस तरह के संशोधन हो जाते हैं। तो इस अवस्था में लोग इस लायक हो जाते हैं कि वो समाज के बनाए हुए नियमों का पालन तो करें ही, साथ साथ में जहाँ उनमें संशोधन की आवश्यकता हो उन संशोधन की भी पहल वो लोग करें। इस अवस्था में आकर इस तथ्य की सत्यता का आभास होता है कि उचित कार्य वही है जिससे अधिकतर व्यक्तियों का जिसमें भलाई हो रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का जिससे भला किया जा सके। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार सर्वमान्य नैतिक नियमों द्वारा संचालित होता है। ये इसकी पहली अवस्था थी। और दूसरी अवस्था है इसकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक नैतिक विकास। ये वही अवस्था है जिसकी मैंने पहले बात की थी कि इस अवस्था तक बहुत कम लोग आ पाते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ को न देखकर सिर्फ समाज में ही अपना बलिदान सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस अवस्था में वही लोग आ पाते हैं। तो इस अवस्था तक बहुत ही कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। वास्तव में यह अंतःकरण तथा सिद्धांतों की अवस्था है जिसमें व्यक्ति सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन करता है तथा उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यक्ति समाज के नियमों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। अपना संपूर्ण जीवन परोपकार एवं सामाजिक उत्थान में समर्पित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इस अवस्था में होते हैं। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सेवक हैं, रिफॉर्मर हैं, समाज में जितने भी संशोधन करने वाले, नई क्रांति लाने वाले लोग इसी अवस्था में आते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ये सारे लोग जो महान व्यक्ति हैं वो सब इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इनका सिद्धांत था, नैतिक विकास का सिद्धांत कॉलबर्ग का। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचना की गई हैं इस पर बात कर लेते हैं। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन या क्रिटिसिज्म। कॉलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी बहुत से मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है। अब कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर इनके सिद्धांत का क्रिटिसिज्म किया गया है उसकी बात करते हैं। तो एक अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक हैं कैरल ग्लीगन ने कहा है कि इनका जो सिद्धांत है वो बाइस्ड सिद्धांत है, पक्षपातपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसमें स्वयं की बनाई हुई कहानियों के आधार पर परिकल्पनाएं बनाई गई हैं और वही परिकल्पनाएं इनके सिद्धांत का आधार है, वही कहानियां इनके सिद्धांत का आधार है। इसलिए इनका ये सिद्धांत पक्षपातपूर्ण है, बाइस्ड है। ठीक है, दूसरा, इस सिद्धांत पर लिंग भेदी होने का, जेंडर बाइस्ड का भी इस पे आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जितनी भी कहानियां इन्होंने बनाई हैं कॉलबर्ग ने, उन सब में मुख्य पात्र पुरुष हैं। इसलिए इसे जेंडर बाइस्ड भी कहते हैं, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों ही एक ही परिस्थिति में अलग अलग निर्णय देते हैं, दोनों के डिसीजन अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है अगर महिला होती कहीं इनका मुख्य पात्र तो उसके डिसीजन में भी अंतर हो सकता था। इसलिए इस सिद्धांत को सिर्फ महिलाओं पर लागू किया जा सकता है, पुरुषों पर इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये दो इसमें कमियां बताई गई। अगला है कि ये कल्चरल डिफरेंसेस पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, बहुत देशों में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, तो उन सभी संस्कृति
का अंतर इसमें नहीं देखा गया है। एक ही जगह की, एक ही देश की, एक ही सांस्कृतिक स्तर की कहानियाँ इसमें ली गई हैं। हो सकता है वो किसी दूसरे देश और परिस्थिति में अगर उन कहानियों को लिया जाता तो उनके परिणाम अलग होते और परिणाम के आधार पर कहानियाँ कुछ अलग ही होती और इनके सिद्धांत में भी वो उससे अंतर हो सकता था। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस पर इस पे ध्यान नहीं दिया है। और तीसरा और अगला है ये कि साइंटिफिक नहीं है इनका सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है। जो कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो खुद की बनाई हुई परिकल्पनाओं और कहानियों पर आधारित सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत को साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई भी स्टैटिक्स नहीं लगाई गई है कहीं पर भी गणना करने के लिए, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, इसलिए ये सिद्धांत साइंटिफिक नहीं है। तो आज हमने पूरा ही सिद्धांत देखा है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत की कौन सी मुख्य बातें हैं, इस सिद्धांत में कौन कौन से नैतिक विकास के स्तर हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर इसका हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, यानी इसका क्रिटिसिज्म भी हमने देखा। तो आज हमने कॉलबर्ग के नैतिक विकास का पूरा सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो आज के सिद्धांत में या आज के वीडियो में बस इतना ही।